इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। यहाँ एसपी टेबल के कॉलम में जो मान दिए गए हैं उन्हें पी टेबल से व्युत्पन्न किया गया है एवं एसपी टेबल के कॉलम में जो मान दिए गए हैं उन्हें एस टेबल से व्युत्पन्न किया गया है। अतः यहाँ टेबल पी एवं टेबल एस एक डोमेन के रूप में है जिनसे एवं मानों को व्युत्पन्न कर एक एसपी टैग तैयार किया है गया। 5 कार्डिनैलिटी रिलेशन के संदर्भ में ट्यूपल रिकॉर्ड्स की कुल संख्या को कार्डिनैलिटी कहते हैं। अतः ऊपर वर्णित एक उदाहरण के लिए रिलेशन P की कार्डिनैलिटी 3s की 3 एवं SP की 5 है। 6 डिग्री रिलेशन के संदर्भ में एट्रीब्यूट फील्ड या कॉलम संख्या को रिलेशन की डिग्री कहते हैं। अतः ऊपर दिए गए कुल उदाहरण में रिलेशन P की डिग्री 4, S की 4 एवं SP की 3 है। की फील्ड सामान्यतः किसी डेटाबेस के हर रिकॉर्ड को उसकी रिकॉर्ड संख्या द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन सभी रिकॉर्डों की रिकॉर्ड संख्या को याद रखना संभव नहीं है। इसलिए किसी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हम उसके एक फील्ड को मुख्य फील्ड या की फील्ड मान लेते हैं। की कई प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। प्राइमरी की किसी रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें विभिन्न मान होते हैं और जिनका प्रयोग उस रिलेशन के ट्यूपल को निर्धारित करने में किया जाता है। प्राइमरी की के रूप में चुना गया फील्ड नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकता। कंप्यूटर होता है एवं एक से अधिक कैंडिडेट की होते हैं। इस स्थिति में किसी विशिष्ट गुण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक की के समूहों का उपयोग किया जाता है तब प्रथम की को प्राइमरी की एवं दूसरी की को अल्टरनेट की कहा जाता है। अल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में एक प्राइमरी की है एवं SNAME एक अल्टरनेट की है। फॉरेन की किसी रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होता है जो दो सारणियों के डेटा के बीच लिंक प्रदान करता है। किसी सारणी की फॉरेन की फील्ड के लिए वैल्यू उसी सारणी के प्राइमरी की फील्ड या किसी सारणी के प्राइमरी की फील्ड की वैल्यू से व्युत्पन्न डिराइव की जाती है। इस प्रकार फॉरेन की दो सारणियों के बीच संबंध स्थापित करती है। किसी सारणी में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है जो उस सारणी का अलग अलग सारणियों से संबंध स्थापित करती है। यूनिक की किसी सारणी में यूनिक की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होती है जिनका उपयोग उस सारणी में प्रत्येक ट्यूपल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक सारणी में एक से अधिक यूनिक की हो सकती है। यूनिक की के लिए चुना गया फील्ड नल वैल्यू स्वीकार कर सकता है। डेटाबेस की भाषाएं डेटाबेस लैंग्वेजेस सैद्धांतिक रूप से किसी दिए गए डेटा की उपभाषाएं दो भाषाओं के समूह होती। उदाहरण के लिए रिलेशन P के लिए एट्रीब्यूट की यह विशेषता है कि प्रत्येक ट्यूपल में एक विशिष्ट मान होता है एवं यह सालों से ट्यूपल को उस रिलेशन के अन्य ट्यूपल से पृथक करता है। इस स्थिति में रिलेशन P के लिए PH को एक प्राइमरी की कहा जाता है। कैंडिडेट की कभी कभी ऐसे रिलेशन भी उत्पन्न होते हैं जिनमें एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है जिसमें विशेष निर्धारक गुण होते हैं एवं इसके लिए एक से अधिक की का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। वह की जिस पर विशिष्ट निर्धारक गुण प्रयुक्त किए जाते हैं कैंडिडेट की कहलाती है। किसी एक रिलेशन में एक या एक से अधिक कैंडिडेट। 2 डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL यह भाषा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की विशेषताओं को परिभाषित करती है। इसका उपयोग डेटा स्ट्रक्चर सारणी व्यू आदि को परिभाषित करने हेतु होता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यह भाषा DDL के द्वारा परिभाषित ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करती है या प्रोसेस करती है। इसका प्रयोग डेटा को जोड़ने मिटाने डिलीशन सुधारने मॉडिफिकेशन सारणी से सूचना को पुनः प्राप्त रिट्रीव करने के लिए होता है। की हो सकती है दिए गए उदाहरण में रिलेशन 5 में एट्रीब्यूट एवं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप SNAME की यह विशेषता है प्रत्येक ट्यूपल में एक विशिष्ट एवं SNAME मान है जिसका उपयोग उस ट्यूपल को उस रिलेशन विद्यमान बाकी सभी ट्यूपल से पृथक से करने में किया जाता है। अल्टरनेट की में अल्टरनेट की वह होती है जो प्राइमरी की नहीं होती। इसकी उपयोगिता उस रिलेशन के लिए होती है जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूटों का समूह
पूर्ण विराम। मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मोड का प्रयोग डेटाबेस के संदर्भ में एंटिटीज तथा उनके बीच के संबंध को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। मॉडल से संबंधित पदों का विवरण निम्नलिखित है। 1 एंटिटी यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को दर्शाती है। यह उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित करती है जिनके बारे में डेटा एकत्रित किया जाना है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इसे आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कस्टमर बाइज आइटम्स, यहाँ पर कस्टमर और आइटम्स एंटिटी है। 2 एट्रीब्यूट्स यह एक एंटिटी की विशेषताओं और गुणों का वर्णन करता है। सारणी में एट्रीब्यूट्स को फील्डों द्वारा दर्शाया जाता है। डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए आइटम और प्राइस एंटिटी आइटम के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। 3 रिलेशनशिप और एक्स कंप्यूटर मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसे डीबीए भी कहा जाता है। स्कीमा यह डेटाबेस की एक लॉजिकल संरचना लॉजिकल स्ट्रक्चर है। इंस्टेंस एक विशेष समय पर डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है। डेटा माइनिंग अलग अलग दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव से डेटा का विश्लेषण करने और उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया है। कभी कभी इसे डेटा और नॉलेज डिस्कवरी भी कहा जाता है। डॉक्टर कॉड ने वर्ष 1970 में रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए 12 नियम प्रस्तुत किए थे। यह एंटिटीज के मध्य परस्पर संबंधों को दर्शाता है। यह डायग्राम में डेटा मॉडल यह डेटा के बीच संबंध बाध्यताएं डायमंड की आकृति वाले बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। कंस्ट्रेंट्स सेमांटिक्स आदि का वर्णन करने के लिए वैचारिक उपकरणों कंसेप्चुअल टूल्स का एक समूह होता है। सामान्यतः यह 3 प्रकार का होता है। 1 रिलेशनल डेटा मॉडल उदाहरण के लिए नेम एड्रेस आइटम आईडी प्राइस। 2 कस्टमर बाइस। 3 नेटवर्क डेटा मॉडल हायरार्किकल डेटा मॉडल। आइटम्स दिए गए चित्र में कस्टमर और आइटम्स एंटिटी है। यहाँ पर नेम तथा एड्रेस कस्टमर के और आइटम तथा प्राइस आइटम्स के एट्रीब्यूट्स है और बी उस कस्टमर तथा आइटम्स के बीच रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। एंटिटी सेट एक ही प्रकार की विशेषताओं या गुणों वाली एंटिटीज के सेट को एंटिटी सेट कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स डेटाबेस में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स एंटिटीज का एक एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट 2 प्रकार के होते हैं। 1 स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाता है। 2 वीक एंटिटी सेट ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं वीक एंटिटी सेट कहलाता है। इन्हें भी जाने। डेटाबेस व्यवस्थापक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यह एक कंप्यूटर में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो डेटाबेस के उपयोग को अधिकृत करने के लिए समन्वित करने के लिए और इसके उपयोग को मॉनिटर। 11 कंप्यूटर डेटा संचार एवं नेटवर्किंग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटरों तक पहुंचती है डेटा संचार कहलाती है। डेटा संचार में 2 या से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डिजिटल या एनालॉग डेटा का स्थानांतरण किया जाता है जो आपस में संचार चैनल से जुड़े होते हैं। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल्स 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिजिटल सिग्नल्स में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है अर्थात बाइनरी संख्याओं 0 तथा 1 के रूप में। 2 एनालॉग सिग्नल्स में डेटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइनों में। 3 हाइब्रिड सिग्नल्स
3. प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर एंड रिसीवर। बी. प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर एंड रिसीवर। पूर्ण डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वायरलेस में एक ही समय में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ हो सकता है, जैसे से बी तथा बी से की ओर। प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर एंड रिसीवर। बी. प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर एंड रिसीवर। संचार मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया। हाइब्रिड सिग्नल्स में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल्स के किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार गुण होते हैं। संचार चैनल के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं। 1. सिंप्लेक्स चैनल, सिंप्लेक्स चैनल। इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह चैनल केवल एक ही दिशा में डेटा का संचार कर सकता है। इस चैनल के माध्यम से केवल एक संचार युक्ति ही सूचना को भेज सकती है तथा दूसरी संचार युक्ति सूचना को केवल प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचते हैं, किंतु श्रोताओं से वापस रेडियो स्टेशन नहीं जाते हैं, जैसे से बी की ओर। ए. प्रेषक, सेंडर। बी. प्राप्तकर्ता, रिसीवर। 2. अर्ध डुप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं: गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीकी, क्यूएडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजीज। गाइडेड मीडिया में डेटा सिग्नल तारों, वायर्स के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इन तारों के द्वारा डेटा का संचार किसी विशेष पथ से होता है। तार कॉपर, टिन या सिल्वर के बने होते हैं। सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के 2 लिए, टेलीफोन लाइन में एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का संचार होता है, जैसे से बी या बी से की ओर। 72. ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर। ईथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे, ट्विस्टेड होते हैं, जिसके ऊपर एक कुचालक पदार्थ तथा एक अन्य परत का बाहरी आवरण, जिसे जैकेट कहते हैं, लगा होता है। 2 में से एक तार सिग्नल्स को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरा अर्थिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इस केबल का प्रयोग छोटी दूरी में डेटा संचार के लिए करते हैं। इस तार का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क लैन में किया जाता है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। इस केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। यह केबल उच्च गुणवत्ता का संचार माध्यम है। इस तार को जमीन या समुद्र के नीचे से ले जाया जाता है। इस केबल के केंद्र में ठोस तार होता है, जो कुचालक तार वायर से घिरा होता है। इस कुचालक तार के ऊपर तार की जाली बनी होती है, जिसके ऊपर फिर कुचालक की परत होती है। यह तार अपेक्षाकृत महंगा होता है, किंतु इसमें अधिक डेटा के संचार की क्षमता होती है। इसका प्रयोग टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है। पीवीसी। 3. फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल यह एक नई तकनीक है, जिसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग डेटा संचार के लिए करते हैं। ये केबल हल्की तथा तीव्र गति वाली होती है। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क के लिए होता है। ग्लास को क्लैडिंग, प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग। को क्लैडिंग कंप्यूटर प्रदान आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है, जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 GHz से 300 GHz के बीच में होती है। ये एकल दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल होती है। यह कोएक्सियल केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार प्रदान करता है। इसमें अच्छी बैंडविड्थ होती है, किंतु इस पर वर्षा, धूल आदि अर्थात खराब मौसम का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग सेल्यूलर नेटवर्क तथा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव छोटी दूरी के संचार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। ये तरंगे ठोस ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि दीवार आदि के आर पार नहीं जा सकती है।
मुख्यतया ये टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर आदि में प्रयोग की जाती है। सैटेलाइट संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम होता है। अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजते हैं तथा सैटेलाइट उस सिग्नल का विस्तार करके उसे किसी दूसरे दूरस्थ स्टेशन पर वापस भेज देता है। इस सिस्टम के द्वारा एक बड़ी मात्रा में डेटा को अधिकतम दूरी तक भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग फोन, टीवी तथा इंटरनेट आदि के लिए सिग्नल भेजने में होता है। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक, अनगाइडेड इन्हें भी जाने। मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजीज केबल के महंगा होने तथा इसके रखरखाव का खर्च अधिक होने के कारण डेटा संचार के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया में डेटा का प्रवाह बिना तारों वाले संचार माध्यमों के द्वारा होता है। इन मीडिया में डेटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। चूंकि इस माध्यम में डेटा का संचार बिना तारों तरंगों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक कहा जाता है। कुछ अनगाइडेड मीडिया का विवरण निम्न है। 1. रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियों, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रकार के संचार को रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये रेडियो तरंगे सर्वदिशात्मक ओमनीडायरेक्शनल होती है तथा लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जा सकती है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर तकनीक से सस्ता होता है तथा मोबिलिटी प्रदान करता है, परंतु इस पर वर्षा, धूप आदि का बुरा प्रभाव पड़ता है। 2. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इस सिस्टम में सिग्नल्स खुले तौर पर बिना किसी माध्यम के रेडियो सिग्नल्स की तरह संचारित होते हैं। इस सिस्टम में सूचना का आदान और ब्लूटूथ ये एक ऐसी वायरलेस बिना तार वाली तकनीक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। बैंडविड्थ इसका प्रयोग डेटा ट्रांसफर की दर निर्धारित करने में होता है। इसका मात्रक साइकिल सेकंड CPS या हर्ट्ज है। पुट थ्रूपुट यह दो कंप्यूटरों के मध्य होने वाले डेटा के स्थानांतरण की मात्रा है। इसका मात्रक बिट्स सेकंड BS है। बॉड यह डेटा के संचारण की गति मापने का मात्रक है। इसे बिट सेकंड BS भी कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं या व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को साझा कर सके। 73 दूसरे शब्दों में सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे 3 कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कंपनी, एक अथवा अधिक भवनों, एक कमरे तथा शहर के मध्य स्थापित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्कों को उनके कंप्यूटरों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. लोकल एरिया नेटवर्क LAN ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष, एफिशिएंट तथा मितव्ययी, कॉस्ट इफेक्टिव विधि से जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। चित्र में एक लोकल एरिया नेटवर्क दिखाया गया है।
स्विच। 2. वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क है। इसमें डेटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशनों या संचार उपग्रहों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क दो रिले टावरों के बीच आवाज या डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित एम्पलीफाई करता है और फिर आगे भेज देता है। कंप्यूटर। विश्वव्यापी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के वित्तीय जगत, शेयर मार्केट, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए अनिवार्य हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं, जिसकी गति 10 to 100 मेगाबिट्स होती है। ये काफी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। ये टेलीफोन या केबल ऑपरेटर माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेटवर्किंग के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के निम्नलिखित लाभ हैं। साधनों का साझा, रिसोर्सेज शेयरिंग। हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए धन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। डेटा का तीव्र संप्रेषण। रैपिडली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। कंप्यूटरों के नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से होता है। इससे कार्य की गति तेज होती है और समय की बचत होती है। विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी। नेटवर्किंग में किसी फाइल की दो या अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती है। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल जाता है, तो वह डेटा दूसरे कंप्यूटरों से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है। उदाहरण के लिए ब्लूटूथ, वायरलेस, यूएसबी आदि पैन के उदाहरण है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह आजकल का एक तेजी से प्रसारित होने वाला नेटवर्क है, जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में तेजी से बढ़ा है। ये नेटवर्क आभासी भी है और निजी भी। निजी इसलिए क्योंकि इस नेटवर्क में किसी संस्था की निजता की पूरी गारंटी होती है, तथा आभासी इसलिए क्योंकि यह नेटवर्क वैन का प्रयोग नहीं करता है। 74। कंप्यूटर। लैन। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन और वैन में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सीमित, आमतौर पर 2500 मीटर तक की सीमित, आमतौर पर 200 किलोमीटर एक दूरी के लिए। गति। असीमित की दूरी के लिए। वैन। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क अधिक, आमतौर पर 1000 एमबीपीएस अधिक, आमतौर पर 100 से 1000 निम्न, आमतौर पर 10 से 100 एमबीपीएस तक। मीडिया। ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर ऑप्टिकल। ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल कोएक्सियल केबल तक। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल उपग्रह को शामिल करने के लिए वायरलेस नॉइज कोई भी हो सकते हैं, किंतु अधिकतर कोई भी हो सकते हैं, किंतु अधिकतर डेस्कटॉप कोई भी हो सकते हैं, किंतु अधिकतर तथा मिनी कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं। नेटवर्किंग युक्तियां। नेटवर्किंग डिवाइसेस। सिग्नल्स की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त नेटवर्क युक्तियों का प्रयोग 2 या 2 से अधिक 3 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। कुछ प्रमुख नेटवर्किंग युक्तियां निम्न हैं। 1. रिपीटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो निम्न स्तर लो लेवल के सिग्नल्स को प्राप्त रिसीव करके उन्हें उच्च स्तर का बनाकर वापस भेजते हैं। इस प्रकार सिग्नल्स लंबी दूरियों को बिना बाधा के तय कर सकते हैं। रिपीटर्स का प्रयोग कमजोर पड़ चुके सिग्नल्स एवं उनसे होने वाली समस्याओं से बचाता है। 4. रिपीटर्स का प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने वाले केबल की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। इनकी उपयोगिता सर्वाधिक उस समय होती है जब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए काफी 5 लंबी केबल की आवश्यकता होती है। 2. हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सारी केबल मिलती है। ये एक प्रकार का रिपीटर होता है जिसमें नेटवर्क चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे होते हैं। आमतौर पर एक हब में 4, 8, 16 अथवा 24 पोर्ट लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पर 8 के 6 लिए एक इंडिकेटर लाइट एमिटिंग डायोड लेड लगी होती है। जब पोर्ट से जुड़ा कंप्यूटर ऑन होता है तब लाइट जलती रहती है। हब में कंप्यूटरों को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना या हटाना बहुत सरल होता है। एक बड़े हब में करीबन 24 कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। इससे अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक अतिरिक्त 75 डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को यो अधिक हबों को आपस में जोड़ना को डेजी चेनिंग कहते हैं। गेटवे एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहते हैं। ये फायरवॉल की तरह कार्य करते हैं। स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लैन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल उसके गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन तक भेजता है। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने में करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करते हैं। बड़े नेटवर्कों में एक से अधिक रूट होते हैं जिनके जरिए सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर्स ये तय करते हैं कि किसी सूचना को किस रास्ते से उसके गंतव्य तक पहुंचाना है। रूटिंग स्विच ऐसे स्विच जिनमें राउटर जैसी विशेषताएं होती हैं राउटिंग स्विच कहलाते हैं। राउटिंग स्विच नेटवर्क के किसी कंप्यूटर तक भेजी जाने वाली सूचनाओं को पहचान कर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। राउटिंग स्विच सूचनाओं को सबसे सही रास्ता खोजकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। 7. ब्रिज छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के काम आते हैं ताकि ये आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम कर सके। ब्रिज एक बड़े या व्यस्त नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटने का भी कार्य करता है। व्यस्त नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग रखा जाना हो। 8. मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वालों अर्थात उपयोगकर्ता को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख तथा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डेटा सर्वर पर ही रखा जाता है। नोड सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड को एक निश्चित नाम और पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रायः वर्कस्टेशन कहा जाता है।
नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहा जाता है। प्रोटोकॉल वह प्रणाली जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विविध डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है, प्रोटोकॉल कहलाती है। प्रोटोकॉल की उपस्थिति में ही डेटा तथा सूचनाओं को प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का आधार भी प्रोटोकॉल ही है। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती है। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे अथवा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए बस टोपोलॉजी होता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाना है। परंतु यदि कम्युनिकेशन चैनल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। लाभ एडवांटेजेस 2. इसमें नए नोड जोड़ना अथवा पुराने नोड हटाना बहुत आसान होता है। किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित नहीं होता, परंतु इसमें खराब हुए नोड का पता लगाना बहुत कठिन है। इसकी लागत बहुत कम होती है। स्टार टोपोलॉजी इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों नोड को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। इस हब के फेल होने से पूरा नेटवर्क फेल हो सकता। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी लाभ एडवांटेजेस कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार की होती है। 1. बस टोपोलॉजी 76 हब स्टार टोपोलॉजी यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर खराब हो जाए तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। इस स्थिति में खराब हुए नोड कंप्यूटर का पता लगाना आसान होता है। एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने में कम लागत आती है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती।